जोत रंधावा, स्वागत है आपका न्यूज पथ पर। रहा जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी तमाम खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। हॉर्न होगी प्लीज में बात होगी कड़ाके की ठंड पर, जिसकी चपेट में यूपी समेत उत्तर भारत है। सियासी ढाबे में बताएंगे क्यों मचा है पटना में आरजेडी विधायक के लगाए पोस्टर पर घमासान। तो सोशल अड्डा में करेंगे क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के बाद डिटॉक्स होने के तरीकों पर मंथन की, और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे साल के पहले दिन इसरो की कामयाबी, बताएंगे इसरो के सैटेलाइट एक्सपोसेट के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं न्यूज पथ के सफर की। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह, और ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा सचिन और सीमा की भी हो रही है। नए साल के पहले दिन गुजरात में सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। दरअसल महेसाणा के विश्व प्रसिद्ध मोढेरा सूर्य मंदिर में 2000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। दावा है कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। महेसाणा के साथ साथ राज्य की 100 से ज्यादा जगहों पर भी हजारों लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। इस मौके पर वहाँ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। यूपी के वाराणसी के बढ़ती ठंड को देखते हुए मंदिरों में भगवान को बचाने के लिए ऊनी वस्त्र पहनाए गए। साथ ही कुछ मंदिरों में उन्हें रजाई और कंबल भी ओढ़े हुए देखा गया। पुजारियों और श्रद्धालुओं का कहना है कि भक्तों की भावनाओं के चलते हर साल सर्दियों में ऐसा होता चला आ रहा है। ये सिलसिला ऐसे ही बसंत पंचमी तक जारी रहेगा। बिहार के दरभंगा में एक अनोखे तरीके से शादी हुई। दरअसल वहाँ मंदिर के सामने दूल्हे ने अपने पैरों से दुल्हन के गले में फूलों की माला डाली। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दुल्हन पहले दूल्हे के गले में माला डालती दिखी। इसके बाद वो बैठ गई, फिर दूल्हे ने पैरों से उसके गले में फूल माला डाली। बताया गया है कि दूल्हा बचपन से ही बिजली के हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया था, जिससे उसके हाथ काटने पड़ गए थे। कहा जा रहा है कि इनके परिवार इस शादी के लिए रजामंद नहीं थे। ऐसे में उन्होंने उससे छुप कर ये शादी की है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। दरअसल खबर है कि वो मां बनने वाली है, जिससे उनके परिवार में खुशी का माहौल है। सीमा करीब 8 महीने पहले पाकिस्तान छोड़कर सचिन के लिए अपने बच्चों के साथ भारत आई थी। तभी से वो यूपी के ग्रेटर नोएडा में रह रही है। फिलहाल सीमा ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है। सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी में समंदर किनारे नए साल का अपने तरीके से स्वागत किया। उन्होंने साल 2024 को लेकर रेत से शानदार आकृति बनाई। सुदर्शन पटनायक ने जय जगन्नाथ लिखने के अलावा वेलकम 2024 भी लिखा। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की खबर कड़ाके की सर्दी से जुड़ी हुई है। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर जैसे हालात में नए साल का आगाज हो चुका है। यूपी के कई जिलों में ठंड का अलर्ट है। अनुमान ये भी है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही ठंड रहने वाली है। ऐसे में सेहत को लेकर सावधानी बेहद जरूरी हो जाती है, और इसीलिए हॉर्न बजाना जरूरी है। नए साल की शुरुआत और शीतलहर का सामना। कानपुर में कोहरे का आलम ये है कि सुबह के वक्त आसमान की चीजें भी साफ नजर नहीं आती। गाड़ियां ऐसे चल रही हैं जैसे रेंग रही हो। ज्यादातर लोग घरों में कैद हैं। जो काम से बाहर हैं, उन्हें अलाव का आसरा है। कानपुर ही नहीं, नए साल के पहले ही दिन यूपी में कोल्ड डे का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में दिन का तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। 15 जिलों में घना तो 26 जिलों में हल्के कोहरे का अलर्ट है। ठंड बहुत ज्यादा है सर, पूरा हाथ पैर पूरा कपवा रहा है, समझिए। आज गलन तो बहुत है जी, बहुत गलन है। ठंड बहुत है, कोहरा भी बहुत है, और शहर में कहीं भी किसी प्रकार का प्रशासन द्वारा
अलाव ध्यान नहीं जा रहा है। बहुत ठंड है भाई। हाँ, गलन भी है और ना हमारे यहाँ शहर के अंदर न कहीं अलाव जल रहा, न प्रशासनिक स्तर से कोई कार्रवाई हो रही। कानपुर जैसे ही हालात कुछ काशी के भी हैं। साल के पहले दिन गंगा घाट पर चहल पहल तो है, लेकिन सुबह हालत ये है कि कोहरे की वजह से ना तो नदी दिखाई देती है और ना घाट। तापमान भी तेजी से नीचे गिरा है। यूपी के ज्यादातर जिलों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी लखनऊ में भी कोहरे ने जिंदगी की रफ्तार धीमी कर दी है। इसके साथ हाड़ कपाने वाली ठंड ने लोगों को घरों में कैद करके रख दिया है। बर्फीली हवाओं की वजह से पूरा उत्तर प्रदेश गलन भरी सर्दी की चपेट में आ गया है और आलम यह है कि सुबह के समय इतना कोहरा पड़ रहा है कि आर पार देखना काफी मुश्किल हो रहा है। मैक्सिमम जो जिले यूपी के हैं वहां पर 13 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जिसके चलते इस वक्त उन लोगों के लिए बहुत मसला है जो ट्रैवल कर रहे हैं। लखनऊ और कानपुर के साथ साथ पश्चिमी यूपी के बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, संभल और बदायूं जैसे इलाकों में भी मौसम बेहद सर्द है। इसी तरह पूर्वी यूपी के तमाम जिलों में कोहरा और ठंड दोनों का डबल अटैक है। जो हाल यूपी का है, कमोबेश वही हाल दिल्ली और उत्तर भारत का है। दिल्ली में कोहरे से राहत जरूर है, लेकिन ठंड बेहिसाब है। साल के आखिरी दिन रविवार को पूरे दिन धूप नहीं निकली। पूर्व से आने वाली ठंडी हवा की वजह से अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे आ गया। रविवार इस सीजन का सबसे ज्यादा ठंडा दिन रहा। सोमवार को हल्की धूप ने थोड़ी राहत दी, लेकिन इस ठंड से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों के लिए उत्तर पश्चिम, मध्य भारत और पूर्व भारत के कुछ इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में कोल्ड डे हो सकता है। इसी तरह बिहार के ज्यादातर जिलों में स्थिति शीतलहर जैसी है। आने वाले दिनों में हल्की बारिश के आसार भी हैं। अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो शीतलहर का प्रकोप दोनों ही राज्यों में शुरू हो गया है। हरियाणा में और पंजाब में तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है। चंडीगढ़ में हालांकि अभी 7 डिग्री है, लेकिन जिस तरीके से ना बारिश हुई है और ना ही पहाड़ों पर बर्फबारी, उसकी वजह से शुष्क हवा यानी कि ड्राई हवा चलने की वजह से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। जरूरत होने पर ही घर से बाहर आए। अगर काम से बाहर जा रहे हैं तो खुद को पूरी तरह से कवर करें। कान, गला, नाक और हाथ पैर को अच्छी तरह से ढक कर जाना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि खुद को हाइड्रेट रखें। सर्दियों में ज्यादातर पानी कम पिया जाता है, लेकिन भरपूर पानी पीना चाहिए। ठंड के मौसम में गुनगुना पानी पिएं। शरीर को गर्म रखने के लिए चाय पीने के अलावा लेमन टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी या वेजिटेबल सूप का सेवन करें। इन्फेक्शन से बचाव के लिए भरपूर मौसमी फलों का और हरी सब्जियों का सेवन करें। विटामिन सी से इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और संक्रमण का खतरा कम रहेगा। सर्दी के मौसम में कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खासकर बच्चे और बुजुर्गों के बीमार होने की आशंका ज्यादा होती है। इसलिए जनवरी के महीने में ठंड से सतर्क रहना जरूरी है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बेहिसाब ठंड में सेहत का ध्यान कैसे रखा जाए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, बता रहे डॉक्टर विभू क्वात्रा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जहां तक हो सके
आप घर से बाहर मत निकलिए। छोटे बच्चों को भी घर से बाहर मत निकालिए जब तक बिल्कुल आवश्यकता ना हो। जो छोटे बच्चे हैं जिनके स्कूल्स हैं उनके भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर स्कूल्स जो हैं वो भी बंद हैं और वो करीबन पहले हफ्ते तो बंद रहेंगे और अगर शीतलहर चलती रही तो शायद दूसरे हफ्ते भी जनवरी का वो बंद ही रहेंगे। बूढ़े लोगों से भी गुजारिश है कि आप सुबह दूध लेने जाना या मोटर चलाना ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। जुकाम खांसी बच्चों में बहुत कॉमन होता है, सांस तेज चलने लगती है। बूढ़ों के साथ भी यही होता है कि खांसी होती है जो दवाइयों के बावजूद भी इतनी आराम से रिस्पॉन्ड नहीं करती। कुछ देसी चीज़ें हैं जैसे आप नेचुरल चीज़ें आप स्टीम ले सकते हैं, गर्म पानी की भाप जैसे जिसको बोलते हैं। पानी गर्म पीजिए, जो है वो थोड़ा शहद डालकर ले सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं। इस टाइप की चीज़ों के साथ जो हमारे देसी कुछ नुस्खे हैं उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ जैसे सब्जियां हैं आजकल, हरे पत्ते की सब्जियां आई हैं, साग है, बथुआ है, इस तरीके की सब्जियों को आप सेवन कीजिए। आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाइए क्योंकि ड्राई फ्रूट से भी जो है वो गर्मी अंदर बनती है। और कहीं ना कहीं अगर आप अंजीर वगैरह खा सकते हैं तो वो भी ज़रूर लीजिए। उससे आपकी एक तरीके से इम्यून सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेबलाइज होगा और इम्प्रूव करेगा। गोल्डी बराड़ आतंकी घोषित, चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। उसने बराड़ को आतंकवादी घोषित कर दिया। गोल्डी बराड़ को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला केस का मास्टरमाइंड माना जाता है। जांच एजेंसियों को गोल्डी बराड़ की आखिरी लोकेशन अमेरिका में मिली थी। बताया जाता है कि वो अमेरिका में ही किसी फर्जी नाम से रह रहा है। राम मंदिर मामले में फैसले को लेकर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या का फैसला जजों की सर्वसम्मति से लिया गया। CGI के मुताबिक इसमें संघर्ष के लंबे इतिहास को देखते हुए एक राय बनी। जम्मू कश्मीर को लेकर मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक बुलाई। इसमें वहां के उपराज्यपाल, DGP, IP चीफ और रॉ चीफ समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियान पर आगे के कदमों और भविष्य के रोड मैप पर चर्चा होगी। दिल्ली NCR से GRAP 3 नियम हटा दिया गया। हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार होने के बाद ये फैसला लिया गया। अब यहाँ बिना रोक टोक पहले की तरह वाहन चल सकेंगे। इसके साथ ही अब दिल्ली NCR में निजी निर्माण कार्यों में लगी पाबंदी भी हट गई है। नए साल के पहले दिन जापान में 20 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसमें एक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.6 मापी गई। इसके बाद जापान, दक्षिण कोरिया और आसपास के देशों में भी सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। इस भूकंप से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी। साथ ही मॉल और दूसरी जगहों पर सामान इधर उधर बिखर गया। इसके अलावा कई सड़कों में दरारें आ गई। इस बीच जापान में भारतीय दूतावास ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं ताकि वहां रह रहे भारतीयों को मदद मिल सके। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसके लिए जबरदस्त तैयारी चल रही है। लेकिन इसके साथ ही सियासत भी जोर शोर से है। पटना में RJD के एक विधायक के लगाए पोस्टर पर घमासान मचा है, क्योंकि पोस्टर में मंदिर पर निशाना साधा गया है। मंदिर का मुद्दा चुनाव के केंद्र में आने लगा है। इधर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है, उधर विपक्ष सवाल उठाने लगा है। सियासत नए साल के मौके पर भी जारी है। पटना में लालू और राबड़ी के आवास पर RJD विधायक ने बड़ा सा पोस्टर लगाया। पोस्टर में जानबूझकर सावित्रीबाई फूले के हवाले मंदिर का जिक्र किया गया। लालू आवास के ठीक बाहर कई सारे पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टरों के बीच में एक पोस्टर जो है वो मंदिर और जो शिक्षा है उसको तुलनात्मक करते हुए एक पोस्टर लगा है। और इस पोस्टर में आप देखिए, ऊपर लिखा गया है पोस्टर में, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। तेजस्वी यादव की तस्वीर है और साथ ही साथ RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और जो राबड़ी देवी है पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी भी तस्वीर है। और खास बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से
सावित्रीबाई फूले की जयंती समारोह का आयोजन 7 जनवरी को किया जाना है, उसको लेके ये पोस्टर लगाया गया है। लोगों की नजर जब पोस्टर पर गई तो बवाल हुआ। विधायक फतेह बहादुर सिंह जब लालू यादव से मिलकर निकले तो सवाल हुआ। विधायक जी इधर उधर की बातें बताने लगे। हमारे पूर्वजों ने कभी भी धर्म, मंदिर, मस्जिद की बात नहीं कहा है। उन्होंने हमेशा शिक्षा और स्वाभिमान का लड़ाई लड़ा है। तो मैं कहता हूं, मैं जो कदम उठाया हूं, देश के बहुजनों के हाथ में धर्म का झंडा नहीं, कलम और किताब होना चाहिए। मैं कलम और किताब का बात करता हूं। इसी दौरान एक शख्स जो खुद को आरजेडी कार्यकर्ता बता रहा था, उसने विधायक जी को चेताया भी। आस्था पर काहे बोल रहे हैं नेता? आप जानते हैं जो वोटवा है वो खराब हो जाएगा हम लोग का। आस्था पर नहीं बोलिए। आप कौन है? हम पार्टी का वर्कर है। नहीं है यार। कैसे नहीं है? लेकिन बाद में विधायक के समर्थकों ने उसे दौड़ा दिया। खैर ये तो आरजेडी का मामला था। जब मंदिर को लेकर लगे पोस्टर पर सहयोगी पार्टी जेडीयू ही उखड़ गई, बीजेपी का हमला बोलना तो लाजमी ही था। कौन किसने क्या पोस्टर लगाया है वो जाने, लेकिन मेरा उनको सलाह है कि धार्मिक विषय होता है आस्था का विषय। अगर ऐसे विषय पर टिप्पणी करते हैं तो यह सार्वजनिक मंच से घोषणा करिए कि जिसके घर में पूजा होगा, जिसके घर में अगरबत्ती दिखाया जाएगा, जिसके घर में शादी विवाह में पारंपरिक तरीके से मंत्रोच्चार के साथ शादी विवाह होगा और श्राद्ध होगा, वैसे कार्यक्रम में भी नहीं जाएंगे। तो ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो चाहे फतेह बहादुर हो या चंद्रशेखर हो या दयानिधि मारन हो या उदयनिधि हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये लोग लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं और लोग हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इनको ये हिम्मत नहीं है कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के बारे में एक शब्द बोल सके। इस मामले में बीजेपी और जेडीयू एक जैसी बातें करती दिखी। फतेह बहादुर सिंह पहले भी हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी करते रहे हैं, पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के बीच उनका लगाया पोस्टर तूल पकड़ गया। दिलचस्प बात यह है कि इसी तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेता उदित राज ने राम मंदिर को मनुवाद से जोड़कर कर दी। हालांकि ऐसे हर विरोध से बीजेपी के हमले को नई धार मिल रही है। ये होते कौन है निमंत्रण देने वाले? क्या भगवान इनके बंधुआ हैं? या आइयो देखिए और दर्शन करिए, जब मन होगा जाएंगे, अपने घर में पूजा कर लेंगे। उनके ट्वीट से कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की मानसिकता झलकती है, जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया। एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया, आज मनुवादी जैसे एक शब्द उठाकर ये दिखाते हैं कि उनके पास नरेंद्र मोदी जी की सरकार के किए हुए काम के ऊपर में कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 10 से नंबर 5 तक आ गई है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने या नहीं होने को लेकर पहले से ही सियासी तनातनी है। कौन जाएगा कौन नहीं, इसे लेकर संशय बना हुआ है। जिन्हें न्योता नहीं मिला है वो अलग निशाना साध रहे हैं। आप एक जगह पे राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हो, हाँ, और दूसरी तरफ आपके चुनाव क्षेत्र वाराणसी में 3 हमारी सीता मैया का वस्त्रहरण जिसने किया, वो आपके खास लोग, आपके साथ हमने आपके फोटो देखे हैं। उससे पता चलता है कि बीजेपी का जो आईटी सेल है उसका कैरेक्टर क्या है। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। एक बात साफ है कि बीजेपी की रणनीति राम मंदिर को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की है और विपक्षी दलों या कहें कि इंडिया गठबंधन के पास इसकी कोई काट नहीं। आसार है कि विरोध की ऐसी आवाजों से भी फायदा बीजेपी को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे रुक करते हैं धन बाजार का, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसीलिए चलिए धन बाजार की खबर लेते हैं।
नए साल के पहले दिन शेयर बाजार में हल्की बढ़त दर्ज की गई। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद आखिर में सेंसेक्स 132 अंक चढ़कर 72,272 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 11 अंक ऊपर 21,742 पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान आईटी और फार्मा सेक्टर में मजबूती रही। नए साल पर एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में मामूली बदलाव किया गया, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1.5 रुपए कम हो गई। दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 1,755 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। जीएसटी कलेक्शन में 12% की बढ़त दर्ज की गई। ये आंकड़ा मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर तक का है। इस दौरान 14,97,000 करोड़ रुपए बतौर जीएसटी जमा हुए हैं, जबकि उससे पहले इसी दौरान 13,40,000 करोड़ रुपए जीएसटी जमा हुआ था। और वो करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। चंद्रमा और सूरज से जुड़े मिशन के बाद इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2024 के पहले दिन ही इतिहास रच दिया है। इसरो ने पहली बार श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक एक्सपोसेट नाम का ऐसा सैटेलाइट छोड़ा है जो बेहद खास है। ये दुनिया का दूसरा और देश का पहला सैटेलाइट है जो ब्लैक होल्स, आकाशगंगा, रेडिएशन आदि की स्टडी करेगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। नया साल, इसरो की नई उड़ान। Made brighter by a majestic liftoff. इसरो ने देश को दिया न्यू ईयर गिफ्ट। X-ray polarimetric satellite towards its destination. अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की जय जयकार। श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से PSLV C-58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने साल के पहले ही दिन अंतरिक्ष में कामयाबी का परचम लहरा दिया। फर्स्ट स्टेज सेपरेटेड, सेकंड स्टेज इंजन स्टार्टेड, क्लोज लूप गाइडेंस इनिशिएटेड। इसरो ने नए साल के इस खास मौके पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से PSLV C-58 के जरिए एक्सपोसैट सैटेलाइट को लॉन्च किया है। एक्सपोसैट के साथ ही इसरो ने अंतरिक्ष में 10 और भी सैटेलाइट की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की है। इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि एक्सपोसैट की खासियत क्या है और ये अंतरिक्ष में किस तरह से काम करेगा। दरअसल एक्सपोसैट एक एक्स-रे पोलैरिमीटर सैटेलाइट है जो आसमान में होने वाली घटनाओं, ब्लैक होल और सुपरनोवा की स्टडी करेगा। साथ ही इस सैटेलाइट के जरिए अंतरिक्ष में होने वाली रेडिएशन का भी अध्ययन किया जा सकेगा। एक्सपोसैट एक एक्स-रे के जरिए आंकड़ों को इकट्ठा करेगा जिससे ब्रह्मांड को समझने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही सैटेलाइट में 2 पोलैड मौजूद है और पॉलिक्स अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा चमकदार चीजों के बारे में पता लगाएगा। So happy new year to all of you. So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C-58 has placed the primary satellite XPOSat in the desired orbit of 650 kilometer, 6-degree inclination, and we'll be waiting for the exact orbital parameters that will just now come, and we are also waiting for the satellite to have its solar panel deployed. Third stage performance normal. Performance of third stage. खास बात यह है कि ये एक्सपोसैट सैटेलाइट धरातल से करीब 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। यानी कि इसरो अब अंतरिक्ष के उन अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहा है जो दुनिया के लिए अब तक पहेली बनी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज की बात डिटॉक्स वाटर पर होगी, जिसकी जरूरत शरीर में मौजूद टॉक्सिन यानी कि पोल्यूटेंट, सिंथेटिक केमिकल और हेवी मेटल के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए होती है। सवाल यहां पर यह है कि ये टॉक्सिन्स शरीर में पहुंचते कैसे हैं। दरअसल क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान सभी लोग जमकर मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं। खाने पीने की चीजों में ज्यादातर पैकेज्ड फूड या फिर रेडीमेड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, ट्रांस फैट से बना फूड होता है जो कि टॉक्सिन से भरा होता है और ये टॉक्सिन शरीर में जाकर बुरा असर डालते हैं और इनकी वजह से शरीर में थकान महसूस होने लगती है। इन टॉक्सिन्स को बेअसर करने के लिए बॉडी को डिटॉक्स करने की जरूरत होती है और ये काम अलग अलग तरह से तैयार डिटॉक्स ड्रिंक्स करते हैं।
डिटॉक्स वाटर शरीर में जाकर बॉडी की आंतरिक सफाई करता है और इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है। डिटॉक्स वाटर से शरीर का पीएच लेवल संतुलित होता है और इससे वजन भी कम होता है। डिटॉक्स ड्रिंक से शरीर की थकान और कमजोरी दूर होती है और साथ ही पाचन तंत्र बेहतर होता है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि डिटॉक्स ड्रिंक्स को किचन में मौजूद चीजों के साथ आसानी से बनाया भी जा सकता है, जैसे कि नींबू, खीरा, ककड़ी के टुकड़ों को आप रात भर पानी में या फिर कांच की बोतल में पानी में रखकर भिगो सकते हैं। डिटॉक्स वाटर अगले दिन सुबह तैयार हो जाएगा और सुबह उठकर आप इसको खाली पेट पी भी सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। कांच की बोतल में पानी लेकर उसमें कच्ची हल्दी और अदरक के बारीक टुकड़ों के साथ एक नींबू के टुकड़े को मिलाकर रखने से हेल्दी डिटॉक्स ड्रिंक बनाया जा सकता है। अनार के दाने और पुदीने की पत्तियां कुछ घंटों के लिए पानी से भरी बोतल में डालकर रखने से भी अच्छा डिटॉक्स वाटर तैयार हो जाता है। एक और बेहतरीन डिटॉक्स वाटर जीरा और दालचीनी का होता है, उसे भी आप घर में आराम से तैयार कर सकते हैं। ये स्ट्रेस कम करने के साथ ही साथ ब्लड शुगर लेवल को भी काबू में रखता है। और अगर आपके पास कुछ और चीजें मौजूद नहीं है तो फिर सुबह उठकर खाली पेट नींबू पानी भी आप पी सकते हैं। ये भी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में मददगार साबित होगा। वैसे बॉडी को डिटॉक्स करने के कई और तरीके भी होते हैं। नए साल का जश्न मनाने के बाद शरीर की थकान उतारने के लिए लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं, इसके लिए हमने न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और कुछ लोगों से भी बात की और उनकी राय जानी। अब हम बात करते हैं कुछ डिटॉक्सिफाई वाटर्स की जो आप आराम से घरों पे बना सकते हैं। रात भर आप कांच की 1 लीटर पानी में एक खीरा, नींबू की स्लाइसेस छोटी छोटी काट कर और उसके साथ में आप उसमें पुदीने का पत्ता और ककड़ी इनको काट करके 1 लीटर पानी में गुनगुने हल्के गुनगुने पानी में या नॉर्मल पानी में आप इनको कांच की बोतल में बना के ओवरनाइट पानी में सोक होने दे कांच की बोतल में, और उसके बाद हम इस पानी का सेवन करें तो ये बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक नेचुरली बन जाता है। 1 लीटर पानी में आप कुछ 2 इंच की अदरक की छोटी छोटी स्लाइसेस ग्रेट करके और उसमें चुटकी भर अपना हल्दी मिला करके उस पानी को सोख रहने दें और फिर उस पानी का सेवन करें। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर बहुत ही कॉमनली अब यूज किया जाता है, जो कि कमर्शियली भी अवेलेबल है, और इसको गुनगुने गर्म पानी के साथ लेने में ये बहुत ही अच्छी डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक। हाँ, सबसे पहले जानना चाहेंगे कहाँ से आप लोग आए हैं? सर हम दिल्ली से आए हैं, मैं और मेरी फैमिली यहाँ वेकेशंस पे आए थे। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे मेरा ये मानना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी डिटॉक्सिफाई करनी चाहिए और हेल्थ का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और बेसिकली जो एनवायरमेंटल इश्यूज है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम हेल्थ की बात करें, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की बात सब कहते हैं, सब रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन जब साल खत्म हो रहा होता है तो लोग बहुत जो पार्टी है वो करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तो नए साल में कैसे अपने आप को तंदुरुस्त रखेंगे, अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रखेंगे, उसके अलावा कुछ और भी रेजोल्यूशन रखे हैं आप लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल। मैं 2024 के लिए ये रेजोल्यूशन लिया है कि योग को अपनी डेली जीवन शैली का एक हिस्सा बनाऊंगा, और कोशिश ये रही जाएगी कि शुगर और इस तरह की चीजें जो विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ उसको अपनी डेली लाइफ से हटा के योग को अपनी डेली लाइफ का एक रेगुलर हैबिट बनाना है। तो इस चीज को मैंने 2024 के लिए अपनी लाइफ में एक रेजोल्यूशन लिया है। आपने क्या रेजोल्यूशन लिया और कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ सर। अच्छा। और मैंने न्यू ईयर के लिए ये रेजोल्यूशन लिया है कि इस साल मैं प्रॉपर जिम टाइम पे जाऊंगा, डेली सुबह जल्दी उठूंगा और इंटरमिटेंट फास्टिंग करूंगा। अच्छा। जिसकी वजह से मतलब मैं ऑयली फूड थोड़ा कम खाऊंगा और मैं अपनी बॉडी को फिट रख पाऊंगा। ये मेरा रेजोल्यूशन इस साल का। यस सर। अच्छा, साल के आखिरी दिन क्या पार्टी वगैरह तो की होगी आप लोगों ने, हैं? तो आप नए साल में क्या रेजोल्यूशन है, कैसी चीजों को बेहतर करेंगे? थोड़ा तो भैया पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर, और अपना यही रहेगा कि सुबह टाइम से उठे और थोड़ा जल्दी से जिम विम करे। आपने क्या रेजोल्यूशन नए साल के लिए रखा है? खूब पार्टी हुई होगी जब घूमने आए? हाँ जी, नए साल के लिए तो यही रेजोल्यूशन है कि मैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ऑर्गेनिक फूड यूज करना चाहूंगी आगे से, क्योंकि वो हेल्दी रहता है, फैमिली के लिए भी, सबके लिए हेल्थ अच्छी रहती है उससे। व्हाट्सएप पर नया फीचर जल्द। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही कुछ और जरूरी खबरों को जानने और समझने के लिए आपको हम लिए चलते हैं डिजिटल गली। दिल्ली के एक डॉक्टर ने अपनी 3 इंजीनियर दोस्तों के साथ अनोखा चश्मा बनाने में कामयाबी हासिल की है। दावा है कि ये चश्मा दृष्टिहीन लोगों के लिए मददगार साबित होगा। कहा जा रहा है कि इससे ये पता चल जाएगा कि आखिर गड्ढा कहाँ है और खंबा कहाँ है। इतना ही नहीं, बताया गया है कि अब दृष्टिहीन भी बिना ब्रेल लैंग्वेज वाले अखबार और किताब पढ़ पाएंगे।
खबर है कि व्हाट्सएप पर यूजर्स को जल्द एक नया फीचर मिलने वाला है। इससे उन्हें नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। नए यूजरनेम फीचर की मदद से यूजर अपनी पसंद का हैंडल चुन सकेंगे। ये ठीक एक्स के हैंडल की तरह से होगा, यानी इसमें @ के बाद नाम लिखना होता है। ये आपकी पर्सनालिटी या ब्रांड को दिखाएगा। नए साल के साथ ही सिम कार्ड से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं। अब नया सिम कार्ड खरीदने से पहले वर्चुअल KYC करवाना जरूरी होगा। पहले ये कागजी तौर पर होता था। सरकार ने पहले ही इससे जुड़ा एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। चलिए अब आपको जम्मू कश्मीर के मौसम का स्वाग दिखाते हैं। गुलमर्ग में नए साल के खास मौके पर बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचे, बर्फीले मौसम का जमकर लुत्फ उठाया। देखिए तस्वीरें। नए साल पर सैलानियों की बहार, घाटी पर्यटकों से गुलजार। नए साल के इस खास मौके पर बड़ी तादाद में सैलानी पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हैं। वैसे तो घाटी की खूबसूरत वादियों में पूरे साल सैलानियों का जमावड़ा रहता है, लेकिन नए साल का खुमार ही कुछ ऐसा है कि सैलानी यहाँ खिंचे चले आ रहे हैं। गुलमर्ग की प्राकृतिक सुंदरता और वादियों के बीच देश भर से आए सैलानी नए साल के जश्न में डूबे हैं। साल तो खास करके एब्रोगेशन 370 के होने के बाद खास करके लोगों को यहाँ एक कंफर्ट लेवल महसूस हो रहा है। अच्छी जगह पूरे कायनात पे आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कश्मीर आए। कश्मीर बहुत महफूज और बहुत शांतिप्रिय जगह है। गुलमर्ग आके बहुत अच्छा लगा। मैं 2 साल से आता हूँ और ये गुलमर्ग बहुत सुंदर है। मौका खास है तो जश्न भी शानदार बनता है, और जब इस जश्न में गुलमर्ग की वादियों का तड़का हो तो क्या ही कहना। बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर भले ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन सैलानियों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है। बहुत ठंडी है क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इतनी ठंडी नहीं पड़ती है। हम लोग रायपुर से हैं, रायपुर में इतनी ठंड नहीं होती है। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। हम लोगों ने 3-3, 4-4 जैकेट, स्वेटर, इनर सब ऐसे पहना, 2-2 सॉक्स ऐसे पहना। गुलमर्ग में मौसम का मिजाज यूं बदला है कि सैलानियों के चेहरों पर रौनक आ गई है। देश के कोने कोने से पहुंचे पर्यटक यहाँ सैर सपाटे में मशरूफ हैं। हालांकि आने वाले दिनों में यहाँ तापमान में और भी गिरावट हो सकती है। पूरे कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गुलमर्ग में कुछ ज्यादा ही। यहाँ पर नए साल के पहले दिन तापमान -5 डिग्री तक लुढ़का सुबह सवेरे। जहां जब तक के दूसरे इलाकों की बात करें कश्मीर में, वहां पर भी तापमान जो है 0 से नीचे ही जा रहा है। जाहिर है कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों में नए साल का जश्न दोगुना हो गया है, और सैलानियों की आमद से घाटी में स्थानीय कारोबारियों को भी लाभ मिल रहा है। गुलमर्ग से अशरफ बानी, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर सैलानियों की बहार है तो राजस्थान भी पर्यटकों से गुलजार है, और जिन लोगों को बर्फ या फिर ठंड से दिक्कत होती है वो राजस्थान का रुख करते हैं और सैर सपाटे का मजा लेते हैं। राजस्थान के उदयपुर में नए साल के जश्न के बाद भी बड़ी संख्या में पर्यटकों का यहां आना लगातार जारी है, और झीलों की नगरी में लोग यहां खूब मजे ले रहे हैं। सैलानियों से पहाड़ गुलजार हैं, तो राजस्थान का मौसम भी सैलानियों को काफी पसंद आ रहा है। ठंड के मौसम में यहाँ पर भी पड़ोसी राज्यों से पर्यटक पहुँच रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है, और झील के किनारे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लोग यहाँ पहुँचे हैं। कोई तस्वीर ले रहा है तो कोई मौज कर रहा है। हर किसी को उदयपुर काफी पसंद आ रहा है। यहाँ इतनी अच्छी जगह है कि मतलब यहाँ आके तो ऐसा लग रहा है कि बार बार आए। लेक सिटी है, झीलों की नगरी है, यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। हर फैमिली मेंबर्स को यहाँ आना चाहिए। इस टाइम यहाँ बहुत क्राउड है। उदयपुर सिटी बहुत नाम सुना था हमने, बहुत लोगों ने सुना था। झीलों का शहर है, और यहाँ पे हमें वास्तव में रियलाइज हुआ कि झीलों का ही शहर है। इतनी बड़ी झील हमने कहीं नहीं देखी। पहली बार आए हैं, काफी दिन से सोच रहे थे आने के लिए। क्लाइमेट भी अच्छा था, सोचा जाके आते हैं। इसी रूट पर हम कंटिन्यू करेंगे विंटर्स में, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा रहता है इस टाइम, बच्चों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी।
यहाँ पे लेक्स बहुत अच्छी हैं, मतलब आप बोटिंग भी इंजॉय कर सकते हो और प्राइस भी रिजनेबल हैं, मतलब एवरीवन कैच इट। जाड़े के मौसम में कई लोग पहाड़ों का रुख न करके राजस्थान आते हैं ताकि ठंड के मौसम में भी उन्हें गर्मी का एहसास हो सके। इसलिए लोग जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर घूमने का प्लान करते हैं। इस बार तो पहाड़ों पर बर्फबारी की कमी भी लोगों को रेगिस्तानी राज्य जाने के लिए प्रेरित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किम जोंग उन के अमेरिका पर तेवर तल्ख। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया की कई और जरूरी खबरें मौजूद हैं। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने एक बार फिर अमेरिका और दक्षिण कोरिया को धमकी दी। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया उसके खिलाफ उकसाने की कार्रवाई करता है तो उसका नामो निशान मिटा दे। इसके साथ ही किम ने अपने सेना के अधिकारियों से साफ कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे कीमती हथियार को हमले के लिए तैयार रखना जरूरी है। डेनमार्क की महारानी मार्गरेट सेकंड ने अपने पद को छोड़ने का ऐलान कर दिया। दरअसल उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान मार्गरेट ने कहा कि वो इसी महीने 14 जनवरी को अपना पद छोड़ देंगी। इसके बाद उनके बेटे क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक डेनमार्क की राजगद्दी संभालेंगे। मार्गरेट ने करीब 52 साल तक डेनमार्क में राज किया। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच एक और अहम खबर आई। दरअसल कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू हो गई। खबरों के मुताबिक हमास ने दोबारा सीज फायर की पेशकश की है। भारत समेत दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया गया। ब्रिटेन में भी लोग इसके जश्न में डूबे नजर आए। लंदन की थेम्स रिवर पर भव्य आतिशबाजी के साथ न्यू ईयर का स्वागत किया गया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भी नए साल के मौके पर शानदार आतिशबाजी हुई। वहां ऐतिहासिक इमारतों पर रंग बिरंगी रोशनी की गई। इससे पूरे इलाके की भव्यता और बढ़ गई। नए साल पर दुबई में भी खूब जगमग देखने को मिली। वहां पर बुर्ज खलीफा शानदार रोशनी में नहाया नजर आया। 2024 के स्वागत में पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। अब वनडे से भी डेविड वार्नर का संन्यास। खेल जगत की कुछ और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद नेशनल रेसलिंग कैंप का ऐलान कर दिया गया। पुरुष खिलाड़ियों के लिए हरियाणा के सोनीपत में कैंप लगेगा, तो महिला पहलवानों के लिए पंजाब के पटियाला में इसका आयोजन होगा। IOA की एडहॉक कमेटी ने ये ऐलान किया है। इस कैंप की शुरुआत अगले महीने 9 फरवरी से होगी। डेविड वार्नर ने टेस्ट के बाद अब वनडे क्रिकेट से भी संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिडनी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की है। वार्नर पहले ही टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। उनके मुताबिक उन्हें दुनिया भर में कुछ दूसरी लीग में खेलने के लिए ये फैसला लेना पड़ा है। वहीं वार्नर ने साफ किया कि अगर वो 2 साल में अच्छा क्रिकेट खेलते रहे और ऑस्ट्रेलियाई टीम को जरूरत पड़ी तो वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए लौट आएंगे। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी के लिए सीजन के पहले 2 मैचों के लिए 15 सदस्यों की टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें पृथ्वी शॉ को जगह नहीं मिली है। वहीं अजिंक्य रहाणे लगातार दूसरे सीजन में टीम की कप्तानी करेंगे। मुंबई 5 फरवरी को बिहार के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। शारजाह में T20 सीरीज में UAE ने बड़ा उलटफेर किया है। उसने दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 11 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही UAE ने 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। अब तीसरा मैच मंगलवार शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। साइना नेहवाल ने नए साल के मौके पर कुछ वीडियो शेयर किए, जिसमें वो डांस करती हुई नजर आई। इसके साथ उन्होंने सभी को नए साल 2024 की बधाई भी दी। साइना के साथ उनके पति P कश्यप और उनके दोस्त भी मौजूद रहे। गुजरात में नए साल का शुभारंभ अनोखे तरीके से हुआ। महसाणा जिले के मोढेरा में सूर्य मंदिर में सूर्य नमस्कार से पहले दिन की शुरुआत की गई। यहां पर 4000 से ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन ये सूर्य नमस्कार सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि 108 जगहों पर भी सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया था और इसमें 51 ऐतिहासिक स्थलों का आयोजन भी शामिल है और 15 लाख लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया और एक नया रिकॉर्ड बनाया।
नए साल की पहली किरण और सूर्य नमस्कार से स्वागत। ये नजारा गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर के परिसर का है। विरासत समेटे हुए इस मंदिर के प्रांगण में जब योग के साथ नए साल का शुभारंभ हुआ तो यहाँ का माहौल देखने लायक था। मोढेरा का सूर्य मंदिर हमारी अद्भुत विरासत का बेजोड़ उदाहरण है और इसके प्रांगण में योग से नए साल का शुभारंभ ही नहीं हुआ बल्कि एक साथ इतनी संख्या में आए लोगों ने सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड भी बनाया जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। ये कार्यक्रम 108 जगहों पर आयोजित किया गया था जहां लाखों लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। इस खास मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे और उन्होंने लोगों की हौसला अफजाई की। ये सूर्य मंदिर विलक्षण स्थापत्य और शिल्प कला का शानदार उदाहरण है। इस मंदिर के निर्माण में जोड़ लगाने के लिए कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। ईरानी शैली में बने इस मंदिर को सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में 2 हिस्सों में बनवाया था, जिसमें पहला हिस्सा गर्भगृह का और दूसरा सभा मंडप का है। गर्भगृह में अंदर की लंबाई 51 फुट 9 इंच और चौड़ाई 25 फुट 8 इंच है। मंदिर के सभा मंडप में कुल 52 स्तंभ है। इन स्तंभों पर अलग अलग देवी देवताओं के चित्रों के अलावा रामायण और महाभारत के प्रसंगों को बेहतरीन कारीगरी के साथ दिखाया गया है। इन स्तंभों को नीचे की ओर से देखने पर ये अष्टकोणाकार और ऊपर की ओर देखने से ये गोल नजर आते हैं। मंदिर का निर्माण कुछ इस प्रकार किया गया था कि सूर्योदय होने पर सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह को रोशन करे। सभा मंडप के आगे एक विशाल कुंड है जो सूर्य कुंड या राम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज मत में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।